नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक किसान, एक डॉक्टर और एक यूट्यूबर, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है, ये सभी हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो आज हम इसी बड़े और दिलचस्प टॉपिक अर्थव्यवस्था और इसके विकास को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ आपके स्कूल के सिलेबस के लिए बल्कि आगे चलकर कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था होती क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, आर्थिक विकास का सही सही मतलब क्या होता है, और फिर खास तौर पे बिहार की अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे, जहां हम इसकी चुनौतियों और समाधानों दोनों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। भाई आखिर ये अर्थव्यवस्था या जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, ये चीज़ है क्या? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही आसान से सवाल से समझते हैं। जरा सोचकर बताइए। एक किसान जो खेत में काम कर रहा है, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है और एक बैंकर जो बैंक में है, इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब है ये सभी लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। अब ये क्या है? अरे भाई सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम जिससे हमें इनकम होती है, पैसा मिलता है। किसान अपनी फसल बेचकर कमाता है, टीचर पढ़ाकर और बैंकर अपनी सर्विसेज देकर। ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि जब हम इन सारी की सारी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिला देते हैं ना, तो बस वही बन जाती है हमारी अर्थव्यवस्था। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि अर्थव्यवस्था है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसकी बनावट कैसी है। किसी भी इकोनॉमी को ना हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये देखिए, हमारी किताब में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को इसी तरह 3 बड़े सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सब कुछ आता है जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर। इसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं। और आखिर में है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग मतलब हर तरह की सेवाएं शामिल हैं। और अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये कहानी बताता है कि भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आया है। देखिए, 1947 में हमारी नेशनल इनकम का लगभग 59% हिस्सा सिर्फ खेती यानी प्राइमरी सेक्टर से आता था और सर्विस सेक्टर का हिस्सा था सिर्फ 27%। लेकिन 2007 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह पलट गई। सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़कर 56% हो गया। मतलब साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि से सर्विस की ओर शिफ्ट हो गई है। तो हमने अर्थव्यवस्था की बनावट तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी इकोनॉमी का आखिर गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? जवाब है विकास। पर रुकिए, यहाँ विकास का मतलब सिर्फ देश की तिजोरी भरना या ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और इसी को समझने के लिए ना इन 2 शब्दों का फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। एक है आर्थिक वृद्धि और दूसरा है आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सीधा सा है, देश की इनकम बढ़ रही है। लेकिन आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें इनकम के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या लोगों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर रही है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है, समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि विकास की गाड़ी तो चल पड़े लेकिन उसमें कुछ ही लोग बैठे हों और बाकी सब पीछे छूट जाएं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो या गांव का, विकास सबका होना चाहिए। और एक और टर्म है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका फंडा ये है कि भाई हम आज अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करें, हम विकास भी करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो पर्यावरण है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ऐसा ना हो कि हम आज ही सब कुछ खत्म कर दें और उनके लिए कुछ छोड़े ही नहीं।
तो अब जब हमने इकोनॉमी के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो चलिए अब इन सबको एक केस स्टडी के जरिए देखते हैं। और वो केस स्टडी है हमारे अपने राज्य बिहार की अर्थव्यवस्था की। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये बिहार की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें या फिर पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की, तो दोनों ही मामलों में बिहार देश के औसत से काफी पीछे है। और जाहिर है, जब आंकड़े ऐसे होंगे तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर, उनके रहन सहन पर पड़ता ही है। अर्थशास्त्री ना इस सिचुएशन को समझाने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, गरीबी का दुष्चक्र, मतलब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये एक ऐसा चक्र है जहां लोगों की इनकम कम होती है। इस वजह से वो ना तो कुछ बचा पाते हैं, ना कहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो नई नौकरियां कहाँ से आएंगी, और नौकरियां नहीं होंगी तो इनकम फिर से कम रह जाएगी, और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिहार के इस पिछड़ेपन के पीछे आखिर वजह क्या है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय हैं? देखिए, हमारी किताब में इसके 8 बड़े कारण बताए गए हैं। इनमें से कुछ बहुत अहम हैं, जैसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी, सड़कों, बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी, और इकोनॉमी का आज भी खेती पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना। और इन सब के ऊपर बाढ़ और सूखे की दोहरी मार, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। और बिहार की भौगोलिक चुनौती तो देखिए कितनी अजीब है। ये एक ऐसा राज्य है जहां एक ही टाइम पर एक हिस्सा यानी उत्तरी बिहार नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बाढ़ में डूबा रहता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा यानी दक्षिणी बिहार सूखे की मार झेलता है। मतलब एक ही साथ बाढ़ भी और सूखा भी। तो फिर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी हैं। किताब में भी इन मुश्किलों से निपटने के उपाय बताए गए हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना, खेती को और मॉडर्न बनाना, बाढ़ की समस्या का कोई परमानेंट हल निकालना, और सबसे जरूरी, राज्य में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना ताकि लोगों को रोजगार के नए मौके मिले। और आखिर में हमारा ध्यान हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की कही एक बहुत गहरी बात पर जाना चाहिए। उनके ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि बिहार का विकास सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत की तरक्की से जुड़ा हुआ है। सोचकर देखिए, जब तक देश का इतना बड़ा और अहम राज्य पीछे रहेगा, तब तक पूरा देश अपनी पूरी रफ्तार से आगे कैसे बढ़ सकता है? ये बात हमें एक जुड़े हुए भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के भविष्य के लिए इस बात के क्या मायने हैं।